हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 7 का आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 6, जिसका नाम होगा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लास्ट क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या है। तो हमारा क्वेश्चन था, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। तो इसका सही आंसर था जल चक्र। ठीक है, ऑप्शन 1। आगे बात कर लेते हैं अपनी आज की क्लास के बारे में। तो स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे जैसे ऊंचाई में परिवर्तन होता है वैसे वैसे जलवायु एवं वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता है। बात करें वनस्पति की वृद्धि जो होती है वो तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। आगे बात कर लेते हैं इन घटकों में अंतर के कारण। ठीक है, तो किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति जो है वो 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत की गई है। पहला वन, ठीक है, बात यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। यहाँ वनों की बात हो रही है कि वो वन कहाँ पे होते हैं, और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो कौन कौन से कारक है? तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा। ठीक है, ये 2 कारण हैं जिनके कारण वन हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं घास स्थल के बारे में। तो जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घास स्थल विकसित होते हैं। यूपीएससी हर बार ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आती है। हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है वनस्पति, घास स्थल और वनों से रिलेटेड। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। तो कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि वो घास स्थल में भी आपको कांटेदार झाड़ियाँ मिल जाएंगी। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु ही होती है। और हमारे ओढ़ने पहनने में भी, पहनावे में भी जब परिवर्तन आता है तो उसमें भी किस चीज़ का योगदान होता है? जलवायु का ही होता है। गर्मी में हम हल्के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम भारी भारी कपड़े पहनते हैं, तो ये भी एक परिवर्तन है। इसी प्रकार ये एक एग्जाम्पल था। इसी प्रकार वनस्पतियों में भी जलवायु के कारण परिवर्तन आता है। बात कर लेते हैं वन के बारे में। वनों में आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को वर्षा वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। यह घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। आप सभी को पता है भूमध्य रेखा कहाँ है हमारी पृथ्वी पे? ये मानिए पृथ्वी है, तो इतने एरिया के बीच में क्या है? ये भूमध्य रेखा है। तो इसके आसपास क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरी वर्षा जो होती है, पूरे वर्ष अत्यधिक यहाँ पे वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं गिरती हैं, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। चूँकि पेड़ों को पानी की कमी नहीं होती है तो वो अपनी पत्तियां भी नहीं गिराते हैं, इसलिए ये सदाबहार रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आप इसको ना बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार यूपीएससी इससे क्वेश्चन डालती है इन वनस्पतियों से और वनों से, और बहुत से बच्चे बहुत माइनर सी चीज़ें गलत भी कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा इनको। भले ही एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी तो वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी यूपीएससी प्री के लिए भी। बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन भी होते हैं, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम तथा शीशम है।
यदि क्वेश्चन बन भी सकता है इससे, यदि पूछा जाए कि साल, सागौन, नीम, शीशम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में आते हैं, पर्णपाती वन में आते हैं, सदाबहार वन में आते हैं, किस में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा ये पर्णपाती वनों में आते हैं। ठीक है, ये नीम को आपके घर के आसपास सभी के नीम होगा, आप ध्यान दीजिएगा। नीम एक बार जरूर झड़ता है, अपनी पत्तियां वो गिरा देता है, तो इससे आप याद रखिएगा कि नीम आता है पर्णपाती वनों में जो पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, आगे बात करें, इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। ये गोल्डन लंगूर की तस्वीर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। यह सामान्यतः महाद्वीपों के किनारे, पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, यदि यह अफ्रीका महाद्वीप है तो इनके पूर्वी किनारों पर ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं पूर्वी ब्राजील। और यहाँ पे पेड़ों की बात करें तो यहाँ पे बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। चलिए, शीतोष्ण पर्णपाती वनों की बात करें तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और यह अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। पर्णपाती से याद रखना, पर्णपाती वन हमेशा अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिराते हैं। ठीक है, जब वहाँ पे शुष्क मौसम होता है तो अपनी पत्तियां गिराते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, ऐश, बीच आदि होते हैं। ठीक है, और जानवरों की यहाँ पे बात करें, हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं, लेकिन और स्पेशल जो देखें बर्ड्स की बात करें तो फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये पूछा भी जाता है कि मोनाल, फिजेंट किस तरह के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप। चलिए आगे देख लेते हैं अपना, भूमध्य सागरीय वनस्पति। महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारे भिन्न होते हैं और यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यही कारण है कि इसको भूमध्य सागरीय वनस्पति कहा जाता है। भूमध्य सागर अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कहाँ पे पड़ता है भूमध्य सागर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो भूमध्य सागर के समीप वाले जितने भी देश हैं, अधिकतर जैसे यूरोप है, अफ्रीका, और भूमध्य सागर के समीप वाले जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पे इस तरह की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। और यह वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु भी होती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी भूमध्य सागरीय वनों के बारे में। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे फल या कृषि हो सकती है। ठीक है, लोग ये सब पैदा करते हैं। आगे बात कर लेते हैं शंकुधारी वनों के बारे में। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन हमें पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा भी कहते हैं। यह वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं और ये लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य पेपर या अखबारी कागज में काम आती है। ठीक है, पेड़ों की बात कर लेते हैं कि यहाँ के मुख्य पेड़ कौन कौन से हैं। तो चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। और यहाँ पे जानवर की बात करें तो रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। आगे बात कर लेते हैं, इनमें डिफरेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं और आपको यहीं कन्फ्यूज़न होगी। आगे बात करें घास स्थलों के बारे में।
हमारी पृथ्वी पर अलग अलग घास स्थल भी मिलते हैं जलवायु के आधार पर, वो सभी अलग अलग प्रकार के हैं। तो बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल की। यह वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, ठीक है, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर के उष्ण कटिबंध क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। ये जो विशेषता है ना कि कितने वर्षा वाले होते हैं और कितनी मीटर की ऊंचाई तक ये वनस्पतियां होती हैं, ये भी क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो इन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है और सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। मुझे याद है अभी यूपीएससी 2021 लास्ट ईयर में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए ही आए हैं। सवाना से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी। शीतोष्ण घास स्थल की बात करें तो ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जो जानवर पाए जाते हैं वो हैं जंगली भैंस, बायसन, एंटीलोप आदि, ठीक है। ये सब कुछ जानवर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों की बात करें तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियाँ होती हैं। पश्चिमी किनारों की बात करें तो यदि आपका ये भारत है, ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ कहीं राजस्थान है और यहाँ पे हमारा रेगिस्तान राजस्थान में मिलता है, तो ये क्या है, पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कह रहा है। आगे बात करें, ये कुछ घास स्थल हैं जो अलग अलग जलवायु में बटे हुए हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में पूर्वी अफ्रीका में सवाना नाम की घास स्थल, इनको ना अलग अलग नाम दिए गए हैं, हर देश में अलग अलग नाम दिए हैं। इनकी विशेषताएं सेम है लेकिन हर देश में इनके नाम अलग अलग हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस के नाम से जाने जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स या डॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। बात करें भूमध्य सागरीय वृक्ष की तो भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। ये कुछ और अलग विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी कुछ छोटी सी नॉलेज थी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें ध्रुवीय प्रदेशों की तो ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यधिक ठंड होने के कारण यहाँ सीमित ही प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती हैं और यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि काई, लाइकेन किस क्षेत्र की हैं, कौन सी क्षेत्र की जलवायु की हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये टुंड्रा प्रदेशों की एक वनस्पति है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। यह वनस्पतियां देश देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर, मोटी चमड़ी होती है जो इन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। हम लोग भी फर वाले कपड़े पहनते हैं ना, तो यहाँ के जानवरों को प्रकृति ने खुद ही फर दिया है जिससे वो सर्दी से बचे रहते हैं। यहाँ पर कुछ पाए जाने वाले जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू और बर्फीली लोमड़ी हैं। सील ये रहा, वालरस और ध्रुवीय भालू आप ये देख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के बारे में। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है।
चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी और डेली क्विज भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू।